अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम जिस स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं, बेसिकली स्टोरी का जो टाइटल है वो है स्टोरी टेलिंग एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज, टोनी मॉरिसन्स स्पेक्टेकुलर नोबेल प्राइज एक्सेप्टेंस स्पीच। तो ये उसका पूरा टाइटल है। आज इस स्टोरी को हमने पढ़ना है। और बेसिकली ये जिसने लिखी है, इसकी जो राइटर हैं वो है मारिया पपोआ। मारिया पपोआ जो है बेसिकली एक फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है जिसको नोबेल प्राइज़ मिला था। पहली अमेरिकन वुमेन जिसको नावल की बेस पर और नावल के अंदर दिखाए जाने वाली विजनरी फोर्स कहते हैं दूरंदेशी, ठीक है, और अपने विजन से लोगों को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, उसके बाद उनको कायल करना, और सेकेंड पोइटिक जो एफर्ट्स जो उसने की थी, ठीक है, उसकी बेस पर जो है इसको एक नोबेल प्राइज़ मिला। नोबेल प्राइज़ का नेम है, ठीक है। उसके बाद इसमें उसने कुछ अपने जो है जितने भी नॉवेल्स हैं उसमें हमें असेंशियल एस्पेक्ट नज़र आता है अमेरिकन रियलिटी का, जैसे अमेरिकन लाइफ थी रियल नहीं, ठीक है। कुछ चंक्स जो हैं, कुछ पहलू ऐसे हैं जो उसने हमें हकीकतन बताए हैं कि वो वैसे ही थे, ठीक है, उस सोसाइटी के अंदर, उन लोगों के अंदर, ठीक है, उस दौर में जिसमें ये रह रही है, ठीक है। इसी तरह बेसिकली जो हम इसका ये पढ़ने जा रहे हैं, स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। इस स्टोरी के अंदर जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, स्टार्ट के लिखा हुआ द स्टोरी टेलिंग एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। ये दो चीज़ों का बड़ा इन्फ्लुएंस है इस पूरे टेक्स्ट के अंदर। इसके दो चीज़ों के बारे में बताती है, और सबसे ज़्यादा इन दो चीज़ों में से जिस पर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस इसने किया है, जोर दिया है, वो है पावर ऑफ लैंग्वेज। क्योंकि आपको पता है कि लैंग्वेज जो है वो एक पावरफुल टूल है, और लैंग्वेज को पावरफुल बना के किस तरह से लोग इसको यूज़ भी करते हैं, लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, खुद को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, लोगों को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक है, ठीक है, इस तरह लोगों को परसुएड करने के लिए, कायल करने के लिए, लोगों को जो है उस पर किसी ओपिनियन पर जो है, ठीक है, परसुएड करने के लिए, इन्फ्लुएंस करने के लिए, असरअंदाज करने के लिए उन पर, ठीक है। तो लैंग्वेज जो है क्रिमिनल एक्ट्स के लिए भी जो है वो लैंग्वेज जो है एक टूल के तौर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। लैंग्वेज जो है फिर उसके बाद माइंड्स को करप्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। फिर लैंग्वेज जो है आपके पीस के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पीसफुल वर्ड्स बोलते हैं, जिस लैंग्वेज में बोलेंगे, तो ऑब्वियसली कि अगले बंदे के जो इमोशंस है वो काम डाउन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज को हर पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, और लैंग्वेज पार इस तरह है कि जब हम इनको स्पेसिफिक पर्पज़, यानी अगर हम इसको पॉजिटिव पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, ये तब जो है इसका बड़ा पावरफुल इफेक्ट हमें मिलेगा रीडर के ऊपर, ठीक है, ऑडियंस के ऊपर, ठीक है, इमेजिनेशंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ये इम्पैक्ट करेगी। तो उसने ये सारी सिग्निफिकेंस ना इसके अंदर हमें बेसिकली लैंग्वेज की ही बताई है, ठीक है। या आप अलग से किसी भी साइट पर जाकर जो है ना पावर ऑफ लैंग्वेज की हेडिंग से सर्च करके लैंग्वेज के कुछ फीचर्स जान सकते हैं, ठीक है, क्या अहमियत है लैंग्वेज की, वो आप वहाँ से लिख के भी जो है अपना जो है पेपर जो है उसको सोल्व कर सकते हैं। एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको क्वेश्चन आता है पावर ऑफ लैंग्वेज को डिफाइन करें, तो आप इजीली कहीं से भी किसी भी वेबसाइट से पकड़ के जो है आप डिस्कस कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो आपके राइटर ने बात की है, अगर हम उसकी बात करें तो मैं आपको कुछ कोटेशंस हाईलाइट करवा देती हूँ, क्योंकि बातें सब वही होती हैं, ठीक है। बस राइटर का एक अपना अंदाज होता है, देखिए ना, स्टोरी टेलिंग, ये अपना एक स्टोरी के फॉर्म में हमें क्या बताना चाहता है, पावर ऑफ लैंग्वेज बताना चाहता है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि स्टोरी के फॉर्म में उसने हमें कन्वे करने की कोशिश की है कि पावर ऑफ लैंग्वेज जो है कितनी इम्पैक्ट इंसान पर रखती है, कितना ज़्यादा असरअंदाज होती है, ठीक है। उसके बाद अब इसके कुछ कोटेशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि द पावर ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। जो लैंग्वेज की पावर है ना, बेसिकली इसने अपनी स्पीच में ये बात की थी कि लैंग्वेज की जो पावर है, इट्स पावर, क्या पावर है इसके पास, लैंग्वेज के पास क्या पावर है। पहली पावर तो ये है कि ये लोगों को ओप्रेस करने के लिए, ओप्रेस का मतलब होता है दबाना, ठीक है, उनको जो है रोके रखना किसी चीज़ पर, ठीक है, दबाव डालना, प्रेशर डालना। लिबरेट का मतलब आज़ादी देने के लिए, अपने हक के लिए बोलने के लिए, ठीक है, फ्रीडम इंजॉय करने के लिए लैंग्वेज, ये भी लैंग्वेज जो है यूज़ होती है। इसलिए भी टू स्कार का मतलब होता है लोगों अपार्ट, किसी भी चीज़ को सेपरेट करने के लिए, दूर दूर करने के लिए, ठीक है। स्कार लड़ाई करवाने के लिए, झगड़े करवाने के लिए लैंग्वेज इस्तेमाल होती है, ठीक है। उसके बाद टू प्लंडर का मतलब है कुछ चुराने के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि वॉर में जो है ना, अगर हम अपने मकसद को रिप्रेजेंट करें तो हमारा क्या मकसद होता है कि एक स्टेट जो है दूसरी स्टेट को चुराना चाहती है ना, तो लोग जो है फिर इसी तरह जो सोल्जर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है कि भाई हमने उनकी चीज़ें चुरानी है, उनकी लैंड चुरानी है। तो लैंग्वेज जो है वो चीज़ों को चुराने के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। टू रिडीम, माफ़ी मांगने और माफ़ी देने के लिए भी जो है इस्तेमाल होती है। सेक्टिफाई का मतलब पीस क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई, इस पूरी लाइन में उसने बताया कि लैंग्वेज की क्या सिग्निफिकेंस होती है अपनी स्पीच के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से लेके इन द फाइनल वर्ड से लेके जो है ये वर्ड पैराग्राफ जो आपका एंड हो रहा है, ये पैराग्राफ जो है बेसिकली आपको ऑथर की लाइफ बताई गई है कि वो किस तरह की, किस किस्म की ऑथर थी, ठीक है। इसको छोड़ के अब हम जरा नीचे जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। बेसिकली मॉरिसन यहाँ से अपनी स्टोरी स्टार्ट करती हैं। स्टोरी में हमें दिखाई जाती है एक ओल्ड वुमेन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो एजिड है और ब्लाइंड है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा विजडम है, उनके पास अकल है, ठीक है, वाइज है, वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद है, जिसे हम कहते हैं सियानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है एक
ओल्ड मैन जो है वो ऐसे दिखाई जाती है। इस वुमन को इस तरह रिप्रेजेंट किया गया है जैसे वो एक इलाके की गुरु होती है। गुरु जो है आपको पता है वो एक इंडियन वर्ड है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो है सॉरी मैं इंडियन वर्ड कह रही हूँ, वहाँ पे जो है सिखों का, ये सिखों का वर्ड है, ये सिख लैंग्वेज जो है ना वहाँ से ली गई है। तो अब मुझे नहीं पता सिख कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, बट गुरु वहाँ से लिया गया है, ठीक है। तो ये जो गुरु वर्ड है, कहते हैं कि वो औरत जो थी ना, चूंकि वो ब्लाइंड तो थी लेकिन वो बहुत ज़्यादा अक्लमंद थी, तो वो अपने इलाके की गुरु कंसिडर की जाती थी, जिसके पास लोग फैसले लाते थे करवाने के लिए, जिसके पास लोग हक और नाहक चीज़ों की बात करने आते थे, ठीक है। बहुत सारे केसेस मामले जो है ये सॉल्व करती थी, ठीक है। तो इस तरह ही इस इलाके की पूरी गुरु थी, कैपिटल वुमेन जिसे हम कह सकते हैं, जो सारे इलाके में डिसीजन मेकिंग करती है, ठीक है। उसके बाद इस ब्लैक, ये जो वुमन थी ये ओल्ड भी थी, और ये क्या थी, द वुमन इज़ द डॉटर ऑफ द स्लेव्स। ये जो थी गुलामों की, यानी कि चूँकि आपको पता है अफ्रीकन जो थे, अमेरिकन ने उनको गुलामों की ही तरह रखा था। वो अमेरिकन जो थे वो चूँकि वाइट्स थे, तो वो कहते थे कि भाई जो ब्लैक पीपल हैं वो हमेशा स्लेव ही होंगे, ठीक है। चूँकि वो हैम की जनरेशन से हैं, तो उन पर एक कर्ज है, और कर्ज क्या है कि वो सारी ज़िंदगी जो है ना गुलामी ही करेंगे, उनका कोई फेथ नहीं है, उनका कोई मान नहीं है। ये अमेरिकन की थॉट थी, चूँकि वो वाइट थे तो वो ट्रीट करते थे ब्लैक्स को स्लेव्स की तरह। तो इस स्टोरी के अंदर जो है उसने अपनी ज़रा अफ्रीकन लाइफ का इम्पैक्ट दिखाया और अमेरिकन रियलिटी को भी दिखाया, जैसे कि हमने बात की थी। तो अमेरिकन रियलिटी क्या थी कि भाई अगर वो ब्लैक है तो वो क्या है, डॉटर ऑफ द स्लेव्स। तो इस कहानी के अंदर जो ओल्ड वुमेन है वो भी क्या थी, डॉटर ऑफ द स्लेव्स। वो ब्लैक थी, अमेरिकन थी, ठीक है, जो कि अमेरिका के अंदर रहती थी इसलिए अमेरिकन थी। एंड लिव्स अलोन इन अ स्मॉल हाउस आउट ऑफ द टाउन, और एक छोटे से घर में जो थी ना शहर की रहती थी। अब जो है यहाँ पे तो जो टाउन है आपको उसको पता कितना डेवलप एरिया होता है, ठीक है। और अगर आप बाहर के मुल्क की बात करें तो वहाँ आप जो है टाउन देखें तो वो इतना डेवलप नहीं होता, ठीक है। वो एक तरह का जो है आप इसे रूरल साइड ही होती है उनके लिए, तो काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। लेकिन आउटसाइड द टाउन उसका एक छोटा सा यहाँ पे कहते हैं वो घर था। शी इज़ बोथ द लॉ, वो औरत ही कानून साज थी। बोथ द लॉ का मतलब कानून बनाने वाली, ठीक है, कानून को इम्प्लीमेंट करवाने वाली। एंड इस ट्रांसग्रेशन, ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है, ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है अगेंस्ट आ लॉ। एक औरत जो अपने ही लॉ के यानी खिलाफ हो या लॉ के खिलाफ हो, तो वो बनाने वाली भी लॉ खुद थी और उस लॉ को मिटाने वाली भी वो औरत खुद थी। लोग जो थे उसको ऑनर पेड करते थे, उसकी रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन सिर्फ उस स्पेसिफिक रीजन के अंदर, उस इलाके के अंदर, उस इलाके के लोग ही उसको सिर्फ रिस्पेक्ट देते थे, ठीक है। और जहाँ जहाँ जो है ये औरत मशहूर थी वहाँ वहाँ ये बात बताई जाती थी कि ये जो है रूरल प्रॉफिट्स जो है सिटी टू वेयर द इंटेलिजेंस ऑफ रूरल प्रॉफिट्स इज द सोर्स ऑफ मच अम्यूजमेंट। कहते हैं कि जो रूरल एरिया थे, रूरल कहते हैं ये जो गांव टाइप जो एरिया थे ना, उन एरियाज़ के अंदर जो थी ना ये लेडी क्या थी, ये रूरल प्रॉफिट्स के तौर पर जो है वो कंसिडर की जाती थी कि जैसे पैगम्बर नहीं होता, मैसेंजर होता है अल्लाह का, उस तरह इस वुमन को एंजल की तरह ट्रीट किया जा रहा था कि एक एंजल है, ठीक है। और लोगों को खुश करने के लिए, ठीक है, उनकी बात सुनने के लिए, उनके काम को आसान करने के लिए ये जो है इस दुनिया में आई है। तो इस तरह जो थे वो सारे जो थे अमेरिकन जो थे वो उसको ब्लैक अमेरिकन जो थे उसको ये औरत, इस तरह की औरत कंसिडर करते थे। उसके बाद इस औरत के पास क्या चीज़ थी, इस औरत के पास जो थी, हाँ, इंट्यूशन इसके पास बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और जो है ये स्टोरी के अंदर जो हमें बात जो स्पेसिफिकली बताई जा रही है कि इस स्टोरी के अंदर जो है वो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स आता है, चिल्ड्रन भी कह सकते हैं उसके पास, ये वुमन के पास। और चूँकि ये बहुत ज़्यादा लाइक फाइक इंटेलिजेंट और वाइस कंसिडर की जाती थी, जो हर सवाल के जवाब जो थे वो करेक्ट देती थी, तो बहुत ज़्यादा मशहूर थी। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग आते थे जिसको चैलेंज करते थे आके, ठीक है। तो चैलेंज में आप कह लें उसको क्वेश्चनिंग करना ऐसे ऐसे जिसके आंसर ही ना हो, ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करना। चूँकि वो ब्लाइंड थी तो उससे ऐसा सवाल पूछा जाए जो कि उसको नज़र ही नहीं आया तो वो किस तरह आंसर करेगी, तो इस तरह की भी चीज़ें। तो इसी तरह कुछ चंद एक ग्रुप ऑफ जो है ना पीपल जो है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो है, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन जो है इसके पास आता है, और आते साथ जो ऐसे क्वेश्चन करता है, साथ ही क्वेश्चन जो उनसे कहता है ना ब्लाइंड वुमेन से, वो करते हैं इज द बर्ड आई एम होल्डिंग लिविंग और डेड। जो बर्ड मेरे हाथ में है, ठीक है ना, वो कहते हैं आई एम होल्डिंग, जो बर्ड मेरे हाथ में है वो जिंदा है या फिर मुर्दा है, जिंदा है या फिर मरा हुआ है, उससे ये क्वेश्चन करते हैं। अब जाहिर है वो औरत जो है वो ब्लाइंड है, वो देख तो नहीं सकती कि वो जिंदा है या मरा है। और सेकेंडली ये सवाल तो दूर की बात है, वो उसको ये भी नहीं कंफर्म पता कि उस लड़कों के हाथ में वाकई बर्ड है या नहीं है, तो ये भी उसको नहीं पता, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो है वो जब बच्चे जो है फोर्स करते हैं उसको कि मैं बताओ आंसर, तो वो कहती है आई डोंट नो। पहले तो वो बच्चे जो है ना जब उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो ब्लाइंड वुमन जो थी ना वो बहुत ज़्यादा जो थी वो खामोश हो गई, उसने कुछ भी शो ना किया। क्योंकि यहाँ पे देखें वो क्या थी, क्योंकि वो ब्लाइंड थी, देखो ब्लाइंड थी और कुछ भी नहीं देख सकती थी, ना अपने विजिटर्स को देख सकती थी, ना उनके हाथों को देख सकती थी, ना उनके कलर को देख सकती थी, ठीक है, ना जेंडर को, ना होमलैंड को। जो चीज़ वो देख सकती थी या फिर समझ सकती थी वो क्या था, ओनली मोटिव। अरे मोटिव क्या था, उनकी नीयत, कि उनकी नीयत क्या थी कि वो आए थे डिग्रेड करने के लिए उस पे, उस पर मोकरी करने के लिए आए थे, उसको जो है जलील करने के लिए आए थे, उसकी रेपुटेशन को एक्सप्लॉइट करने के लिए आए थे कि भाई हम यहाँ से अगर ये जवाब नहीं देगी, अगर जवाब देगी तो हम जाकर लोगों को बताएंगे कि वो जिसको बड़ा वाइज प्रॉफिट कहते हैं जिस वुमन को, वो झूठी है, वो फ्रॉड है। तो वो ये साबित करने आए थे, तो ये मोटिव उसको समझ में आ गया था। काफ़ी देर की खामोशी के बाद जो है ना जब वो बच्चे बाज नहीं आते, हंसने लगते हैं उसकी खामोशी पर, तो वो जो है ना रिप्लाई करती है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता तुम्हारे हाथ में जो है वो बर्ड है
या नहीं है, वो जिंदा है या मुर्दा है, ठीक है। और ये भी नहीं पता कि वो तुम्हारे हाथ में बर्ड है या नहीं है। सो ये वो रिप्लाई करती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वो कहती है अगर तुम्हारे हाथ में अगर बर्ड है, चलो मान लेते हैं अगर है, तो अगर इसका क्या सॉरी, इफ इट इज डेड, अगर जो बर्ड है तुम्हारे हाथ में अगर वो मर गया है, यू हैव आइदर फाउंड इट द वे यू हैव किल्ड इट, तो तुम्हें तुम्हें या कहते हैं कि ये भी नहीं पता, हो सकता है कि तुम्हें ये मरा हुआ मिले या फिर तुमने इसको मारा हो, और अगर तो ये बर्ड जिंदा है तो यू कैन, तुम अभी इसको मार भी सकते हो और तुम इसे बचा भी सकते हो। तो ये तुम्हारे ऊपर डिसीजन है, बेसिकली वो लैंग्वेज के बारे में बता रही है। वट एवर द केस, ये तुम्हारी ही जिम्मेदारी है कि तुम इस बर्ड को बचा के रखते हो या फिर मार देते हो। जब इसने ये बात की ना यहाँ से लेके यहाँ तक कि मुझे नहीं पता कि ये बर्ड जिंदा है या मुर्दा है, ठीक है। अगर तो ये मुर्दा है तो हो सकता है कि तुम्हें ये मरा हुआ मिले, ठीक है, और अगर तो ये जिंदा है तो हो सकता है कि तुम इसे मार दो। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम क्या डिसाइड करते हो, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बर्ड की बात की जा रही है वहाँ पे सिंबल ऑफ लैंग्वेज, ये बर्ड जो है ना ये लैंग्वेज का सिंबल है। बेसिकली वो लैंग्वेज की बात कर रही है। लैंग्वेज के अंदर जो है वो दो चीज़ें होती हैं, एक लैंग्वेज डेड भी होती है, लैंग्वेज अलाइव भी होती है, लैंग्वेज मुर्दा भी होती है, लैंग्वेज जिंदा भी होती है। मुर्दा से मुराद क्या है कि एक लैंग्वेज का डेड हो जाना, उसके स्पीकर्स का खत्म हो जाना, जो बोलने वाले लोग बेसिकली ना वो लैंग्वेज को कर रही है रेफर। लैंग्वेज मुर्दा तब होती है जब उसके स्पीकर्स, इसके बोलने वाले, इसके सुनने वाले, इसको जानने वाले, लैंग्वेज है ना इसको जानने वाले जब खत्म हो जाती है, इस दुनिया में नहीं रहते, तो इस सिचुएशन में लैंग्वेज डेड हो जाती है, ठीक है। एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं डार्क लैंग्वेज, तो डार्क लैंग्वेजेस भी डेड होती हैं। उनसे मुराद क्या होती है, ऐसी लैंग्वेजेस जो इंसान को तकलीफ, हार्म करने के लिए, वायलेंस फैलाने के लिए इस्तेमाल हो, तो वो लैंग्वेज भी कोई लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। और वो लैंग्वेजेस जो कम्युनिकेशन, जिससे आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते अगले पर्सन से, उसको भी हम क्या कहते हैं, डेड लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ जब उसने बात की ना, यहाँ पे चलें, इस जगह इट की जगह पे आप लैंग्वेज रखें, ठीक है। तो आप पढ़ें, इफ़ लैंग्वेज इज डेड यू हैव आइदर फाउंड इट, तो हो सकता है कि अगर लैंग्वेज मर गई है, ठीक है, डेड हो गई है, मर गई है, तब तुम हो सकता है यू हैव आइदर, तो ऐसा हो सकता है ना कि तुमने इसको मरा हुआ ही पाया हो या फिर तुमने इसको खुद मारा हो। इससे मुराद, इस लाइन से मुराद क्या है कि तुम्हें तुम्हारे जनरेशन ने ही जो है ना लैंग्वेज जो है, जो तुम्हें आती है, जो तुम्हें अजीबोगरीब मोकड़ी करने आती है, लाफा क्रिएट करने आती है, लोगों का मजाक उड़ाना आता है जिस ज़बान में, ठीक है। हो सकता है कि तुम्हारे आबाओ अजदाद ने जो है ना ये लैंग्वेज तुम तक पहुंचाई हो, ठीक है, ये तुम्हारे माँ बाप की तरबियत हो, ठीक है। इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं तभी तो तुम ये लैंग्वेज बोल रहे हो, ठीक है। और ये लैंग्वेज डेड है क्योंकि रिस्पेक्ट के लिए काम नहीं आ रही है, अगले का मजाक उड़ाने के लिए, अगले को हार्म करने के लिए यूज़ हो रही है, तो ये तो फिर डेड लैंग्वेज है जिससे आपको किसी को फायदा नहीं दे सकते, जिससे आपको अगलों का नुकसान करे, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि यू हैव किल्ड इट, कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सही लैंग्वेज दी, ठीक है, सही तौर पे चीज़ें सिखाई, सही मैनर्स दिए, लेकिन क्या किया तुमने, उनके मैनर्स को फॉलो नहीं किया, भुला दिया, और तुमने जो है अपने इखलाकियात का कत्ल कर दिया, ठीक है, अपनी इखलाकियात का कत्ल कर दिया। तभी तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो और सिर्फ अपने मोटिव को सही साबित करने के लिए तुम लोग यहाँ पे आए हो, हसद कर रहे हो, वायलेंस क्रिएट कर रहे हो, मुझे हार्म करने आए हो, मेरी रेपुटेशन को डेड करने आए हो। तो हो सकता है कि तुम खुद जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर तुमने ये जो अपनी लैंग्वेज है उसे ख़राब किया हो, माँ बाप या अबाउजदाद या पहले लोग, ठीक है, वो कसूरवार ना हो, ठीक है। सेकंड, इफ़ इट अलाइव, अगर ये लैंग्वेज जिंदा है, ठीक है, अभी भी लैंग्वेज जो है अगर तुम्हारे अंदर इखलाकियात जिंदा है, यू कैन स्टिल किल इट, तो अपने इखलाकियात तुम मार भी सकते हो। अब यहाँ पे जो उसने बात की लैंग्वेज की बात अगर हम करें तो यहाँ पे कहते हैं अगर तुम्हारे अंदर इखलाकियात, लैंग्वेज, जुबान जिंदा है, ठीक है, कम्युनिकेट कर सकते हो अगर तुम, तो तुम अपनी कम्युनिकेशन खुद ब खुद खत्म कर सकते हो। किस तरह खत्म कर सकते हो, अगले बंदे को मार कर, ठीक है, अगले बंदे को नुकसान पहुंचाकर, जिससे तुम बातचीत करते हो, जिससे तुम अपना हाल दिल बयान करते हो, ठीक है। तो लैंग्वेज अगर जिंदा है, जिसे तुम जिंदा लैंग्वेज समझते हो, तो इस सिचुएशन में जिंदा है क्योंकि तुम इसको लोगों के लिए, अच्छाई के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है, एथिकल वे में, इखलाकियात के ज़मरे में इस्तेमाल करते हो, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हो, उनको मजाक उड़ाने के, अगर ये अलाइव है ना। लेकिन अगर तुम इसको किल करना चाहते हो तो इट्स अप टू यू, लोगों को हार्म करना चाहते हो तो ये भी इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे वो कहता है कि इसको अलाइव रखना ये तुम्हारा डिसीजन है और डेड किल करना तब भी तुम्हारा डिसीजन है। तो यहाँ जो बर्ड है ना वो लैंग्वेज और वो एथिक्स, लैंग्वेज प्लस आपके एथिक्स, इखलाकियात दोनों को सिंबलाइज कर रहे हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है वो भी आपको क्या सिखाती है और आपके एथिक्स जो है वो भी आपको क्या। तो आप यहाँ से देख लें कि एक इंसान जैसी लैंग्वेज बोलता है, हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि ये रिस्पेक्टफुल पर्सन है या डिसरिस्पेक्ट करने वाला पर्सन है ना। हम कहते हैं ना कि एक बंदा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन वो बहुत ज़्यादा रूड और क्रूड है, ठीक है, बड़ा रफ बोलता है, ऐसा बोलता है कि अगले बंदे की तबीयत बाजार हो जाती है, उसके वर्ड्स जो अगले को नुकसान पहुंचा देते हैं, इमोशंस को हर्ट करते हैं। तो क्या वो लैंग्वेज क्या अलाइव लैंग्वेज है, कम्युनिकेट करता है ये अगले की फीलिंग्स को? नहीं, वो डेड लैंग्वेज है, वो हार्म करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। और दूसरी ही जगह एक ऐसी लैंग्वेज लोगों को जिंदा कर दे, उनको खुशी दे, उन्हें सांस दे, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट करे, तो अलाइव लैंग्वेज तो वो हुई ना। तो इस सेंस में यहाँ पे उसने सारी बात करने की कोशिश की। पावर ऑफ लैंग्वेज आपकी बहुत डिपेंड करती है, ये आपकी शनाख्त करती है, ये आपकी पर्सनैलिटी, शख्सियत को बताती है कि आप क्या हैं, ठीक है। तो जो वो चिल्ड्रन थे, जैसा का वो क्वेश्चन कर रहे थे, उनसे उनकी शख्सियत वाज़ह नहीं हुई। लड़की, वो औरत खुद कह रही है ना कि मैं कुछ भी नहीं जानती थी लेकिन मैं उन बच्चों का मोटिव जान गई थी। तो कैसे जान गई थी? उनकी लैंग्वेज के थ्रू, जो वो सवाल कर रहे थे, जब वो लाफ कर रहे थे, ठीक है, उनका जो एटीट्यूड था सवाल की तरफ, और इस वजह से जो थे जब उसको मोटिव अंडरस्टैंड हो गया तो उसने बच्चों के बाद बताने की कोशिश की कि तुम लोग इस तरह ये करो। फिर अच्छा ये होगी, ये कोड आप लिख सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इसकी। फिर देखें